नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना दौरा है, जहां पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। प्रधानमंत्री का ये दौरा एक मुलाकात नहीं बल्कि ये संदेश है कि भारत अफ्रीका के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। ये यात्रा बताती है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि दिलों को छूने वाली बन चुकी है। ये यात्रा न सिर्फ भारत घाना संबंधों को मजबूत करने की है बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। घाना की संसद से पीएम मोदी का संदेश था कि ग्लोबल उठापटक सभी के लिए चिंता का विषय बना है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राखी राठौर जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। राजेंद्र मेघवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही गौरीशंकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरीशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरह से 24 देशों में पीएम मोदी का सम्मान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं और अभी घाना का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? आप क्या मानेंगे कि ये ग्लोबल साउथ की दिशा में बड़ा कदम है भारत का और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बड़ा फायदा मिल रहा है या मिलेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप जो ग्लोबल स्टेज पे है उसका एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। मेरे को याद नहीं है कि संसार में किसी भी लीडर को इतने देशों के अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड मिले होंगे अभी तक। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी की भी है और भारत की जो विदेश नीति है उसकी बहुत बड़ी जीत है जी। आपने देखा था कि G20 का समिट जब लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था तो वो कितना सक्सेसफुल समिट हुआ था। सभी देशों के प्रधान वहां पे आए थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और उसके बाद जो फाइनल कम्युनिके इश्यू होना था उस पर कितने हर्डल्स थे, उन सबको उनको खत्म करते हुए एक बहुत ही अच्छा संदेश पूरे विश्व को गया था। तो उसके बाद से हमारे देश की जो है साउथ में पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज की जो लीडरशिप है वो बहुत क्लियरली उभर के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि चाइना का अफ्रीका में काफी दबदबा है, लेकिन अब ये क्लियर होता जा रहा है कि चाइना का जो दबदबा है या इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्वार्थ के से झुका हुआ है और उन्होंने वहाँ की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए किया हुआ है और ये अब अफ्रीकन देशों को पता लग रहा है। तो धीरे धीरे वो वापस भारत की तरफ झुकाव करके भारत की तरफ आ रहे हैं। और आपको ये सभी को, दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि अफ्रीका का जब कॉलोनाइजेशन था उसमें भारत ने उनके इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल अदा किया था और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी बने थे और उसके बाद घाना में, नामीबिया में और कई देशों में हमने डायरेक्टली उनके इंडिपेंडेंस के लिए बहुत कैंपेन किया था। मेरे को पता है कि उनके जो लीडर्स थे जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे उनको दिल्ली में कई लीडर्स को पनाह दी गई थी और बाद में जब उनकी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो वो वापस अपने देश में जाके वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये जो घाना का विजिट है और इसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो होगा जहाँ पे मैं हाई कमिश्नर था कुछ समय पहले। ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारत के मूल के करीब 42-43% लोग हैं और उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से संजोया हुआ है। वहाँ सैकड़ों मंदिर हैं, यहाँ तक कि वो भाषा भूलने के बावजूद
35 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हर वर्ष रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है। कम से कम 50 जगह ऐसी हैं जहाँ होली खेली जाती है। और वहाँ पे एक दीपावली का फंक्शन पूरे 9 दिन का दीपावली का फंक्शन बहुत बड़ा होता है, जिसको दिवाली नगर कहते हैं वहाँ पे। तो ये जो सभ्यता संस्कृति, उन्होंने जो हमारी सभ्यता संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा है, प्रिजर्व नहीं किया। वहां से उन्होंने अमेरिका और कनाडा में भी वहाँ के पंडित जाके यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, और हिंदू प्रक्रिया के कई जो है वो कार्य वहाँ करते हैं। तो इन सब का एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे कैरेबियन में है। तो कैरेबियन में जो ये विजिट होगा, इसका भी बहुत बड़ा असर होने वाला है, और वहां पर भी प्रधानमंत्री जी को उनके देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। तो ये सब चीजें हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि भारत इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत की लीडरशिप एक्नॉलेज की जा रही है सब जगह, और भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन के बिल्कुल तेजी से उभर रहा है। ठीक है गौरीशंकर जी, आपने कैरेबियन विजिट की भी बात की, चलिए लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर लें, अब तक कितने मिले सम्मान या अब तक कितनी विदेश यात्राओं को लेकर बात कर लें, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत हो चुकी कि वैश्विक मंच पर पश्चिमी देशों के समकक्ष भारत आकर खड़ा हो चुका है? बिल्कुल, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश भी भारत से डर रहे हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बिखर चुके हैं। आप जानते हैं उनमें आपस में संघर्ष चल रहा है। यूरोप में यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी अलगाववाद, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और इनको आप ये भी देखिए कि गल्फ कंट्रीज में भी ये ईरान और जो हमास का जो झगड़ा है, उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज में भी काफी खींचातानी चल रही है। इस चीजों, इन सभी चीजों को देखते हुए ये सभी कंट्रीज भारत की लीडरशिप की तरफ देखते हैं। उनको भारत एक निस्वार्थ और एक ऐसा नैतिक लीडर संसार में नजर आता है जो संकट की घड़ी में उनको मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। तो ये मिडिल ईस्ट में भी है, ये यूरोप में भी है, और मेरे को लगता है कि लैटिन अमेरिका में जहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वहां भी भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, और वो भारत को बड़े सम्मान से देखते हैं। ठीक है राखी जी, अब कूटनीति का नया युग है, ये तो गौरीशंकर जी ने बात कही और एग्जाम्पल भी दिए कि किस तरह से पहले से अब में मजबूती आई है, और कई ऐसे पश्चिमी देश हैं जो भारत से भी डर रहे हैं। लेकिन इन्हीं दौरों को लेकर, मुझे याद है इन्हीं दौरों को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता था कि प्रधानमंत्री सिर्फ दौरे कर रहे हैं, सिर्फ विदेश घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इतने सालों से जो दौरे, जो अलग अलग देशों से संबंध मजबूत करना और इतने बड़े हर देश के सम्मान से नवाजा जाना, यह दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है इन सालों में, और इसलिए हम कह रहे हैं कूटनीति का ये नया युग है? बिल्कुल श्वेता, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिलता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सम्मान हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, उनको समर्पित है। 24 से ऊपर सम्मान मिले हैं, जो सम्मान हमारे देशवासियों को समर्पित किया। और मुझे लगता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, वो नागरिकों के प्रधानमंत्री होते हैं। और जब देश के बाहर जाकर उनको ये सम्मान मिलता है, तो हम सबको बधाई देना चाहूंगी। मैं तो राजेंद्र जी को भी बहुत बधाई देना चाहूंगी, आपको भी, कि हम लोगों को एक वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिली है। श्वेता देखिए, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं और सामने जो दर्शक सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि जब वो विदेश में अपने किसी भारतीय रिश्तेदार से बात करते हैं, तो जो सीन पिछले 11 सालों में चेंज हुआ है, एक आत्मविश्वास, एक सुरक्षा की भावना जो बाहर के देशों में रहने वाले भारतीयों में आई है, वो अभूतपूर्व है। हमने देखा कि अब तक 11 सालों के अंदर 12 से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं, वो हमारी सरकार ने चलाए, और हमारे बच्चों को, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले यूक्रेन में बच्चे हों, चाहे केरला में जो हमारी केरला नर्सेस थी उनको ईरान से निकालना हो, तो बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोगों ने चलाए अपने देशवासियों के लिए। साथ ही कोविड का जब समय आया, तो ना केवल अपने देशवासियों को हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, जबकि बाहर भी दिया। यानी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी गए हैं, उनका प्रयास एक ट्रेड को आगे बढ़ाना, किसी भी देश पर आपकी निर्यात और आयात की निर्भरता को कम करना, मतलब किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप ग्लोबल साउथ की तरफ जा रहे हो। वहां पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर की बहुत सारा स्कोप है आपके आगे बढ़ने का, आपका निर्यात बढ़ सकता है, वहां पे ट्रेड बढ़ा सकते हो, हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है। तो इस कूटनीतिक जो उनकी 5
देशों की यात्रा है। जब इस तरह के सम्मान मिलते हैं हमें बहुत अच्छी एक ग्रोथ के रूप में इसको मैं देखती हूँ, एक नया भारत में देखती हूँ जो कि आत्मविश्वास से भरा है, एक आत्मनिर्भर भारत है जो हर क्षेत्र में खुद काम करना जानता है, खुद से काम करके उस मानसिकता को हमने हटाने का काम किया है जो लगातार गुलामी की मानसिकता को कहा जाता था। लेकिन अब हम लोग खुद स्वदेशी काम करते हैं, अपनी ही चीजों पर हम गर्व करना हम लोगों ने सीखा है। तो इस यात्रा को मैं सभी को बधाई का मैं देना चाहूंगी, पूरे देशवासियों को। राजेंद्र जी, अभी आपने गौरीशंकर जी ने क्या कहा और राखी जी को भी आपने सुना, लेकिन राजेंद्र जी, क्या ये मुलाकात और ये सम्मान प्रतीकात्मक तौर पर है या आपको लगता है कि वाकई में इसका फायदा मिल रहा है या फिर रणनीतिक तौर पर फायदा नहीं है? क्या विचार है आपके इस ऐसे? देखिए श्वेता जी, जहां तक मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे देशवासियों को इस बात की बधाई कि करीबन 24 देशों से उनको ये सम्मान मिले। लेकिन इसके उलट अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे, देखिए एक तरफ इसको अगर हम उनकी सफलताएं माने तो आज आप देखिए कि हम जब इस वक्त कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर का समय था तो उस वक्त ये तमाम 24 देश हमारे साथ, इनमें से कोई भी मजबूती के साथ नहीं खड़ा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आप देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान मतलब अध्यक्ष बन जाता है, हम रोक नहीं सकते। ये 24 देश उस वक्त कहां थे? आप सोचिए, मतलब अटल जी जो कि पूरे मतलब हमारे भारत के अंदर विदेश नीति के एक बहुत ही विशेषज्ञ नेता माने जाते थे, जिनको मतलब कांग्रेस की सरकारों ने भी एक दूत के रूप में या एक एम्बेसडर के रूप में विदेशों में भेजा। तो आज अटल जी को तो कोई मतलब वो नहीं मिले, वो भी मेरे ख्याल से इस देश के 3 बार प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन देखिए ये जो सम्मान है ना, ये कोई किसी आदमी की लोकप्रियता उसकी गारंटी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका के अंदर हमारे छात्र आज डर के साए के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने जेब में पासपोर्ट डाल के घूम रहे हैं। हमारे छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमारे जो अभी आपने देखा होगा पंजाब में, गुजरात के कुछ लोगों को जिस तरीके से पांव में बेड़ियां और कमर में बेड़ियां डाल के जिस तरीके से उनको लाया गया, आप सोचिए ये अगर विदेश में हमारी स्थिति है तो आप सोचिए आज पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर हम पिछले मतलब साल से 5 अंक गिर के 85वें नंबर पर हैं। आप सोचिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हम 151वें रैंक पे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम 118 नंबर पे हैं, प्रति व्यक्ति आय हम 142वें नंबर पे। आज मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि 4,80,000 रुपया प्रति व्यक्ति पे कर्जा है आज देश के ऊपर। किस बात का भाई आप कह रहे हो? आपके ये सम्मान क्या इस देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं? आप जो भी कर रहे हो, आज देखिए दुनिया के अंदर हमने देखा मोदी जी के टाइम में सबसे जो बुरी स्थिति पैदा हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पूरा का पूरा विश्व एक तरफ था और हम अकेले अलग थलग पड़ गए थे। हम इवन अमेरिका को IMF से लोन लेने से भी नहीं रुकवा पाए, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बराबर भारत के साथ में तराजू में छोड़ के रख दिया। तो ये कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री देश की स्थिति पे अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये सम्मान बटोरने से कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जो ग्लोबल स्थिति थी ना पहले से कमजोर हुई है, और जो हमारी विदेश नीति थी ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार नीति में बदल के रह गई है। ठीक है देखिए श्वेता, जिन इस तरह की बातों को उठाया गया, मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र जी बीच में टोक करके मुझे रोकेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने UNSC के अंदर जो पाकिस्तान की अध्यक्षता की बात की, मैं पूछना चाहती हूँ, और हमारे साथ गौरीशंकर जी भी हैं, आपको मालूम है कि किस प्रोसेस से अध्यक्ष चुना जाता है? इससे पहले भी 7 बार पाकिस्तान अध्यक्ष चुना गया। सुन लीजिएगा एक बार राजेंद्र जी आप भी। 1952 से 53 के बीच में, 1968 से 69 के बीच में, 1976 से 77 के बीच में, 1983 से 84 के बीच में, 1993 से 94 के बीच में, 2003 से 4 के बीच में और 2012 से 2013 के बीच में। आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, एक रोटेशन होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो ऑर्डर आता है और जुलाई के पूरे महीने के लिए पाकिस्तान को उसका अध्यक्ष चुना गया। और देखिए पूरे सम्मान के साथ उस सिस्टम को मैं पूछना चाहती हूं कि UNSC ने यूक्रेन और रशिया वॉर में क्या किया, क्या हुआ जब ईरान और इजराइल का झगड़ा हुआ, किस तरह की संस्था है, इस बात की ग्रांटी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हमें किसी की जरूरत नहीं थी। आज हमारे सैन्य अधिकारी विदेश में सिंगापुर के अंदर जाके जिस तरीके से सरकार की विफलता पे सवाल उठाए, उसके ऊपर जवाब देना
चलिए ठीक है राजेश जी, रुकिए चलिए ठीक। अब हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं, क्योंकि हम बात पीएम की कर रहे हैं, कूटनीति के नए युग की बात कर रहे हैं। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति एक सेकंड, राजेश जी बस राजेश जी वापस नहीं आ पाऊंगी मैं ऐसे में। अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते मैं वापस बिल्कुल नहीं आऊंगी एक भी सवाल करने के लिए। राखी जी और राजेश जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, और क्योंकि दूसरे भी मेहमान हैं। अदिति हमें को ठीक है, राखी एक मिनट, मैं दोनों को बोल रही, मैं आप दोनों को बोल रही। राजेश जी बस राजेश जी बस, अभी नहीं, मैंने नहीं लिया जवाब, नहीं मांगा अभी किसी से जवाब, सिर्फ सवाल किया है, उससे जवाब लेने दीजिए। राखी जी बस, राखी जी प्लीज, राखी जी बस, आप दोनों ये कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोदी को मिला 2 बार, इंदिरा गांधी को मिला 2 बार, मनमोहन सिंह को 2 बार, मोदी जी को क्यों 24 बार मिल गया? ये जनता देख रही है, जलन हो गई। चलिए ठीक है, जनता आप दोनों को भी देख रही है, जनता आप दोनों को भी देख रही है। आप लोग कोई किसी की बात नहीं, एक सेकंड, राखी जी ठीक है, राखी जी एक सेकंड। अदिति हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, आपने सबके रिएक्शन सुने। अदिति, मैं दोनों बातों पे जवाब चाहूंगी। ठीक है, 24 सम्मान पीएम को मिलना, अलग अलग देशों से रिश्ते मजबूत होना, कितना कूटनीतिक तौर पर यह असर हो रहा है, और क्या माने कि नया युग है भारत का, क्योंकि पहले और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। दूसरा, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और आपने भी सुना जो राजेंद्र जी ने कहा, उस पर भी एक कमेंट जरूर चाहेंगे कि कोई फायदा इन मुलाकातों से नहीं है, क्योंकि जब जरूरत थी तो कोई नहीं आया, ये कहना विपक्ष का। अदिति, दोनों पर जवाब जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एक समय ऐसा था जब यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड था। जो अमेरिका चाहेगा, जो रशिया चाहेगा वही होगा, भारत के मजबूत होने का। और पहले मैं तो चाहूंगी कि ये जो पूरा मुद्दा है इसको भारतीयों की तरह समझना चाहिए, इसे पक्ष विपक्ष की तरह ना समझे। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, इसमें कमियां भी हैं और इसमें बहुत बेहतरी भी हुई है। बिंदुवार समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक समय था जब अमेरिका और रशिया ये बाइपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करते थे, बाकी सब कोई कुछ नहीं था। और ऐसी स्थिति में भारत ने खुद को इस पायदान पे लाकर खड़ा किया, और इसकी एक ही वजह है, इसकी वजह है भारत का बाजार, भारत का 140 करोड़ लोगों का जो कंज्यूमर्स हैं हम लोग। भारत में इतना बड़ा कंज्यूमर है, दुनिया को लगता है कि हम चाइना को या किसी भी तरह से रिप्लेस, कई बार टेस्ला भी ये सोचता है कि हम अमेरिका से भारत आ सकते हैं, चाइना से जो कंपनियां वाइंड अप कर रही है भारत, तो भारत के पास असीम क्षमताएं हैं। दूसरी बड़ी बात है, विपक्ष भले ही कहेगा लेकिन नंबरों में ही सही हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने हैं, उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं हम मापदंड ऊपर हुए हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए अटल जी हो, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, और ऐसी तमाम तरीके की अफ्रीका से लेकर तमाम पॉलिसीज रही हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, और अब हमारी पॉलिसी है एंटी टेररिज्म को लेकर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये सम्मान मिल रहा है, ये वास्तविकता में इससे इंडिविजुअल फायदा प्रधानमंत्री का आप समझे अगर एक बीजेपी के नेता के लिहाज से तो समझ लीजिए, पर सही मायने में ना सिर्फ ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। जब मैं जब अमेरिका जाऊं, या मैं जब लंदन जाऊं, या मैं साउथ अफ्रीका जाऊं, तो जो बिल्कुल, तो देखिए अभी तक बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनकी जो इंडिविजुअल कूटनीति भी है, किस तरीके से पायदान बदला, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है जो विपक्ष लगातार बात कर रहा है। देखिए 70 देशों का दौरा किया। देखिए किसी भी देश की विदेश नीति जाहिर तौर पे हम इसलिए लगातार करते हैं, मिलते हैं देशों से, जिससे कि एक दिन जब जरूरत पड़ेगी, चाहे व्यापार के लिहाज से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने व्यापार के लिहाज से, भारत आज जहां पर डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है, जो कभी सोचा नहीं था, उस लिहाज पर बहुत आगे तक बढ़ा है। लेकिन हाँ, जब जरूरत थी तब शायद। एक बार फिर मैं गौरीशंकर जी आपका रुख करना चाहूंगी सर, क्योंकि डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। श्वेता जी, ऐसा है कि देखिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैटर उन्होंने रेज किया था वो बड़ा क्लियर है। वो बाय रोटेशन एवरी मंथ उसकी चेयरमैनशिप चेंज होती है और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट करती है, उसमें किसी देश का कोई रोल नहीं होता। और दूसरा चीज जो ऑपरेशन सिंदूर को इससे लिंक कर रहे हैं ना, देखिए कोई भी देश ओपन में ये नहीं कहेगा कि आप युद्ध करें, किसी भी देश की नीति ये नहीं होगी, लेकिन वो देश इंटरनली हमको ये इंडिकेशन जरूर देते हैं कि जो आतंकवाद की नीति है किसी भी देश की, उसको हम उसका पूरा विरोध करते हैं।